हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम लोगों ने एलटी गणित को लेकर एक विशेष सीरीज चलाई हुई थी। तो आज हम आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू लेकर आए हैं, जो कि पहला टॉपिक है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, इस पर आधारित है। दोस्तों, हमारी कोशिश यही रहेगी कि आपको प्रत्येक टॉपिक पर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कराए जाएं और उन एमसीक्यू को कराते कराते कुछ आपको कॉन्सेप्ट भी समझाए जाएं, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले। ओके, तो उठाइए कॉपी और पेन और मेरे संग शुरू हो जाइए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखिए, आपके सामने पहला क्वेश्चन यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है। तो देखिए क्या है पहला क्वेश्चन। A matrix A is equals to Aij is an upper triangular matrix if A, आपके सामने चार ऑप्शन है, आप चार ऑप्शन देख सकते हैं। इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड Aij बराबर 0, I लेस देन j। इस तरह से आप चार ऑप्शन देख लीजिए, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले एक चीज ध्यान में रखनी है कि मैट्रिक्स आपकी अपर ट्रायंगुलर हो चाहे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, वो आपकी हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, तभी जाके उसमें क्या बनता है, ट्रायंगल बनता है, ठीक है ना। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। लेट सपोज करो मेरे पास एक 3x3 की मैट्रिक्स है। तो कैसी होगी, देखो इस तरह से होगी, जैसे A11, A12, A13। ओके, इसके बाद आपका क्या होता है अगला, A21, A22, A23, और इसके बाद अगला होता है A31, A32, A33। ओके, अब देखिए जब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात होती है तो ये आपका एक ट्रायंगल बनता है, ठीक है। यानी इसको छोड़ के जो सारी एंट्री होंगी वो क्या होंगी, जीरो होंगी, ठीक। तो आपने ध्यान में रखना है कि सारी एंट्री यहाँ पर जीरो होगी। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। ये देखिए, ये आपका जीरो होगा, ये भी जीरो होगा और ये भी जीरो होगा। तो भाई किस तरीके से बनेगा आपका, अब इसको देख लेते हैं। ये आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आपका आएगा जीरो, ठीक है। ये आपका जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा। तो दोस्तों ये बन जाएगी आपकी एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पर आप ध्यान से अगर आपने देखा होगा तो भाई A21 आपका जीरो है, ठीक है। इसके अलावा A31 जीरो है और आपका A32 जीरो है। तो यहाँ से आपके लिए क्या कॉन्सेप्ट निकल के आया कि जो ये अगर Aij से अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ तो जो I है वो डेफिनेटली जब J से क्या है, बड़ा है। तो जब I की वैल्यू ग्रेटर देन J है तो हमने देखा भाई जो Aij है वो आपका क्या है, जीरो है। ओके, तो यहाँ से क्या कॉन्सेप्ट निकल के आया कि आपकी एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, पहली बात तो मैंने पहले ही बोला कि एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है वो आपकी क्या होगी, स्क्वायर होगी, चाहे वो अपर हो चाहे लोअर हो। तो भाई सीधा कॉन्सेप्ट ये है कि आई शुड बी ग्रेटर देन जे एंड Aij बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड Aij बराबर जीरो व्हेन I इज ग्रेटर देन J। तो इस तरीके से इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया। अगर लोअर ट्रायंगुलर वाला होता तो पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट होता, ठीक है ना। तो ये चीज को आपने ध्यान में रखना है। लोअर ट्रायंगुलर में कैसे बनेगा, ऐसा बनेगा, ठीक है। तो ये वाले आपकी जो एंट्रीज होती ये क्या होती, जीरो होती। इसको आपने ध्यान में रखना है। ओके, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजीली आप इसको कर लेंगे अगर एग्जाम में आएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए इज इन any m cross n matrix such that AB and BA are both defined then B is n। आपको बताना है कि ये कैसी मैट्रिक्स होगी। देखिए सबसे पहले आपको दिया हुआ है कि A जो मैट्रिक्स है ये m क्रॉस n की है, ठीक है। और B आपको दे रखा है कि कोई मैट्रिक्स है। अब देखिए आपको ये कह रहा है कि भाई जो AB हैं BA हैं वो दोनों के दोनों डिफाइंड है। देखिए AB कब डिफाइंड होगा, देखिए आपको पता होना चाहिए कि AB कब डिफाइंड होगा, जब ए के नंबर ऑफ कॉलम्स बी के नंबर ऑफ रोज के बराबर होंगे। तो लेट सपोज करो मैं मानता हूं बी आपका, देखिए ये और ये तो सेम होना चाहिए। लेट सपोज करो मैं मानता हूं कि जो बी आपकी मैट्रिक्स है वो एन क्रॉस पी की है, ठीक है ना। तो आप ये बताइए कि भाई ए बी जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। देखिए क्या होता है, एम क्रॉस एन और फिर एन क्रॉस पी। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका होगा क्या कि भाई जो एन है वो एनवेलप हो जाएगा। तो कौन सी मैट्रिक्स बनेगी, एम क्रॉस पी की बनेगी, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि बी ए भी डिफाइंड है, तो बी ए के लिए क्या होनी चाहिए, वही कंडीशन होनी चाहिए कि भाई जो बी का आपका जो ये एक तरीके से जो इसके नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो बी के नंबर ऑफ रोज के बराबर होने चाहिए, सॉरी ए के नंबर ऑफ रोज के बराबर होने चाहिए, यानी एम क्रॉस एन के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर से तो भाई कॉन्सेप्ट निकल के आता है भाई ए तो एम क्रॉस एन है और ये आपका पी है, तो यानी पी और एम दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, तभी ये आपका पॉसिबल हो पाएगा। ओके, तो यहाँ से हमारा कॉन्सेप्ट ये कहता है भाई सीधी सी बात है कि भाई जो आपका जो
ये आपका P है और M है, ये दोनों के दोनों दोस्तों बराबर होने चाहिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि P मस्ट बी इक्वल्स टू M। सो यहाँ से हमारा जो पी आई उसकी वैल्यू आपकी m आ गई, तो जो b का ऑर्डर है, b का ऑर्डर क्या होगा दोस्तों, n क्रॉस m हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इसका सिंपल सा आंसर हो गया। तो यानी इसका जो b आंसर है वो बिल्कुल राइट है, ठीक है ना। आप इसको ध्यान में रखिए कि a का ऑर्डर है m क्रॉस n और b का डेफिनेटली ये तभी मल्टीप्लाई हो जाएंगे जब b के नंबर ऑफ कॉलम्स ए के नंबर ऑफ कॉलम्स बी के नंबर ऑफ रोज के बराबर होंगे। जब इनका प्रोडक्ट करेंगे तो m क्रॉस p आएगा। इसी तरह से आपने ए बी निकाल दिया, बी ए भी निकाल दो। बी ए के लिए भी वही रूल होगा कि भाई जो बी के नंबर ऑफ कॉलम्स है ए के नंबर ऑफ रोज के बराबर होने चाहिए। इट सिंपली मीन्स दैट कि p और m बराबर होने चाहिए। तो p तो हमने अपने मन से एज्यूम किया था, तो p की वैल्यू मिल गई, तो भाई यहाँ पर रख दो। तो भाई b का जो ऑर्डर है वो क्या होगा, n क्रॉस m होगा। आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है। ई थीटा बराबर है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ई अल्फा इंटू ई बीटा की क्या वैल्यू होगी। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जस्ट आपने क्या करना है, पहले ई अल्फा की वैल्यू निकालिए। ई अल्फा की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, ये हो जाएगी आपकी कॉस अल्फा, ठीक है, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा। जस्ट आपने थीटा को रिप्लेस कर देना है, किससे, आप इसको रिप्लेस कर देंगे, थीटा को रिप्लेस कर देंगे अल्फा से। इसी तरह से आप क्या निकालेंगे, ई बीटा। ई बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, जस्ट अगेन आपने रिप्लेस कर देना। तो आप इसमें रिप्लेस करिए, ये हो जाएगा कॉस बीटा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। आप मेरे संग संग इसको सॉल्व कर सकते हैं। जितने जल्दी आप इसको करने के प्रयास करेंगे उतना ही आपका इसमें फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो आप, ये हो गया, ठीक। अब आपने इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। तो देखिए आप ई अल्फा इंटू ई बीटा निकालिए। मैं यहाँ पर डायरेक्टली निकालने की कोशिश करता हूँ। देखिए कैसे निकालेंगे, कैसे करते हैं भाई, पहली रो पहला कॉलम, ठीक है। तो कॉस अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। देखो क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है। अब इसके बाद बताइए दूसरे वाले में क्या हो जाएगा, पहली रो दूसरा कॉलम, कॉस अल्फा साइन बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा प्लस साइन अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा, ठीक है। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, इनको भी मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए ये हो जाएगा आपका माइनस, ये आपका इससे प्रोडक्ट होना है तो ये हो जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा, ओके, साइन अल्फा कॉस बीटा, और ये हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। इसी तरीके से आप इसको मल्टीप्लाई करिए सेकंड वाले से, तो ये हो जाएगा आपका प्रोडक्ट, आप सभी को आता ही है, साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा, ठीक है भाई। अब आप देखिए ट्रिग्नोमेट्री के रूल आपको अच्छे से अगर आते हों, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कौन सा रूल है भाई, ये है आपका कॉस अल्फा प्लस बीटा का रूल, ठीक है। तो अब मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ पर मिटा देता हूँ और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो भाई मैं इस डायरेक्टली इस मैट्रिक्स की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी बताओ दोस्तों, ये आ जाएगी आपकी, यहाँ पर अगर मैं इसको देखूँ तो ये हो जाएगा दोस्तों, पहले वाले का निकल जाएगा। देखिए ये है आपका कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला, ओके। और ये आपका देखिए कॉस अल्फा साइन बीटा प्लस साइन अल्फा कॉस बीटा, यानी साइन अल्फा प्लस बीटा का ये फॉर्मूला है, ठीक है। बस ऑर्डर को चेंज कर दीजिए और निकल जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये देखिए माइनस, अगर मैं यहाँ पर से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा माइनस, अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला, ठीक है। और इसी तरीके से कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, इट इज़ अगेन फॉर्मूला ऑफ कॉस अल्फा प्लस बीटा, ओके। सो अब आप बताइए, यहाँ पर आप थीटा की जगह पर अगर अल्फा प्लस बीटा रख दे तो आपको ये मिल जाएगा। तो इट सिंपली मीन्स दैट इट इज़ द वैल्यू ऑफ ई अल्फा प्लस बीटा। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने बस आपको प्रैक्टिस करने के लिए करवाया है। आई होप कि आप में से कई लोग तो पहले ही इसको कर लिए होंगे, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसी तरीके का है लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर कुछ चीज़ दे रखी है आपको कि भाई थीटा एंड फाई डिफर बाय ऑड मल्टीपल ऑफ
π/2। इट सिंपली मीन्स दैट आपको दे रखा है भाई जो थीटा और फाई इनका जो डिफरेंस है ना वो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। ऑड मल्टीपल क्या होता है बताइए, 2n+1 इंटू π/2, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, आप इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो π/2 का ऑड मल्टीपल है, जहाँ इनकी वैल्यू आप स्टार्ट करेंगे कितने से, 0 1 से। तो 0 1 2 3 4 करके स्टार्ट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा, तो ऑड मल्टीपल। ठीक है ना, तो ये चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट का हम यूज़ करेंगे। तो देखिए अगर आप इसकी वैल्यू को निकालें तो देखो क्या हो जाएगा। पहले मैं एक काम करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, फिर अब आप इसको करेंगे। ठीक है, मैं डायरेक्टली करूँगा ई थीटा इंटू ई फाई निकालने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो ई थीटा तो आपको पता ही है, ये हो जाएगा, देखिए क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। थोड़ा लंबा हो सकता है क्वेश्चन, आप फटाफट मेरे संग संग इसको सॉल्व करिए। ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, फिर ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, मैं डायरेक्टली निकाल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि पिछला वाला क्वेश्चन है वो इसी टाइप का था, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो सकता है। कॉस स्क्वायर फाई, जस्ट रिप्लेस थीटा विथ फाई। ओके, तो हो जाएगा कॉस फाई साइन फाई एंड देन फिर से यहाँ पर आ जाएगा कॉस फाई साइन फाई और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, अब एक काम करिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए। देखिए जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फिर से क्या होता है, मल्टीप्लाई करके आप पहली रो पहला कॉलम, तो देखिए हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई। ओके, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई, और फिर यहाँ पर देखिए कॉस थीटा कॉस फाई साइन थीटा साइन फाई। ठीक है, कॉस थीटा कॉस फाई साइन थीटा साइन फाई। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, बस इस पहले वाले को सॉल्व करता हूँ, इससे आपको आइडिया आ जाएगा। देखिए अब एक काम करिए, देखिए यहाँ पर से कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर, ये हो जाएगा, ये आपका था कॉस स्क्वायर थीटा कॉस फाई। अच्छा एक सेकेंड है, मैंने इसमें बीच में प्लस नहीं लगाया। ठीक है, ये प्लस भी है बीच में। ओके, इसको आप ध्यान में रखिए। अब एक काम करता हूँ, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई, अब मैं एक काम करता हूँ कॉस थीटा कॉस फाई इसमें से कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, तो क्या होगा, कॉस थीटा कॉस फाई अगर मैं कॉमन ले लूँगा तो देखिए अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई। ओके, अब ये मुझे बताइए किसका फॉर्मूला है, ये है आपका कॉस थीटा माइनस फाई का फॉर्मूला। ठीक है, यानी कि जो पहला वाला जो आपका टर्म है वो ये इस तरीके से आएगा, क्योंकि यहाँ पर जगह की कमी है तो मैं आपको डायरेक्टली इस तरीके से यहाँ पर बता देता हूँ। दोस्तों क्या होगा, आप इसको समझ लीजिए। इसको मैं मिटा देता हूँ। ये हो जाएगा, देखिए दोस्तों ये हो जाएगा कॉस थीटा कॉस फाई और ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस फाई। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे टर्म की। देखिए दूसरा टर्म, देखिए दूसरा टर्म क्या होगा, अब आपकी इससे इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन फाई। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस फाई साइन फाई। ठीक है, और फिर उसके बाद कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई। ठीक है भाई, साइन स्क्वायर फाई। अब आप देखिए इसमें कुछ कॉमन आता है क्या, इसमें देखिए अगर मैं कॉमन लेने की कोशिश करूं, देखिए ये है कॉस थीटा साइन थीटा और ये है आपका कॉस थीटा। देखिए अगर मैं यहाँ पर से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, मैं यहाँ पर से कॉस थीटा और साइन फाई में कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है, तो देखिए अगर मैं कॉस थीटा और साइन फाई अगर मैं कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा, कॉस थीटा और साइन फाई अगर मैं कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा दोस्तों, देखिए अंदर क्या बच जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बच जाएगा कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई, जो कि अगेन क्या होता है, कॉस थीटा माइनस फाई। ओके,
बस। तो अगला आ गया आपका देखिए कॉस थीटा साइन फाई और फिर कॉस थीटा माइनस फाई। ठीक है, देखिए मेन मोटिव ये है आपको बताना कि यहाँ पर हम किस तरीके से एक दो, यानी हमें दो का आइडिया लग गया। तो बस अब हमें क्या करना है इसके लिए, देखिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर से मैं इसको मिटा देता हूँ। मेरे पास सेकंड टर्म भी आ चुका है। सेकंड टर्म आपका क्या आया है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपकी कन्वीनियंस के लिए। ठीक है, और आप मेरे संग संग आप इसको करिए भी, ये हो जाएगा कॉस थीटा साइन फाई और कॉस थीटा माइनस फाई। ठीक है, ये हो गया। इसी तरीके से देखिए आगे भी अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी तरह के कुछ टर्म्स आएंगे। ठीक है, उनको लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप चाहें तो उनको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। कहने का मतलब है कि कॉस थीटा माइनस फाइव सब में आएगा, बस ये हमारा मेन मोटिव है। कॉस थीटा माइनस फाइव देखिएगा सब में आएगा, बाकी हमें इससे कोई मतलब नहीं है। इस तरह के क्वेश्चनों को दोस्तों इसी तरह से सॉल्व किया जाता है, क्योंकि हमारा मेन मोटिव यही है। ठीक है, अब आप देखिए, क्योंकि आपसे बोला गया है, मैंने क्या बोला था कि भाई जो थीटा माइनस फाइव है ये आपका ऑड मल्टीपल है पाई बाय टू का, यानी 2n+1 इंटू पाई बाय टू है। ठीक है, तो अगर आप थीटा माइनस फाइव की जगह पे 2n+1 पाई बाय टू रखेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा कॉस 2n+1 पाई बाय टू। अब आप बताइए जो कॉस 2n+1 पाई बाय टू की वैल्यू क्या होती है, वो होती है 0। तो यानी इसकी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 0। ये सारे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ऑफकोर्स ये जो मैट्रिक्स है वो क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी नल मैट्रिक्स। ओके, तो इस तरीके से जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो है नल मैट्रिक्स। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थीटा माइनस फाइव, हमें हर चीज़ को थीटा माइनस फाइव के टर्म में कन्वर्ट करना था, एंड बिकॉज इट इज़ अ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू, तो आपको पता है भाई कॉस पाई बाय टू क्या होता है, 0। कॉस 3 पाई बाय टू कितना होता है, 0। कॉस 5 पाई बाय टू 0। कॉस 7 पाई बाय टू 0। तो कॉस 2n+1 पाई बाय टू हमेशा क्या होता है, 0 होता है। वो होता ही नहीं होता है। जैसे साइन n पाई 0 होता है, साइन पाई 2 पाई, साइन 0, साइन 3 पाई 4 पाई सब 0 होते हैं। ठीक, इसी तरह से कॉस 2n+1 पाई बाय टू 0 होता है। तो बस हमारा मेन मोटिव यही था कि भाई कॉस थीटा माइनस फाइव आ जाए हर जगह पे, तो बस ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ओके इसके बाद देखिए वो उसी टाइप का क्वेश्चन, टू मैट्रिक्स आर सच दैट प्रोडक्ट ऑफ ए बी इज अ नल मैट्रिक्स, देन ठीक हो गया। अगर इनका प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स है तो आप बताइए क्या होगा, अल्फा माइनस बीटा क्या होगा। अभी तो हमने देखा इट इज़ एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू। ठीक है ना, तो इसको डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। ओके, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए इंटू ए ट्रांसपोज बराबर आई और ए ट्रांसपोज इंटू ए, तो देन ए इज। देखिए अगर कोई मैट्रिक्स ऐसी है कि जहाँ पर उसका जो ट्रांसपोज है वो ही उसका अगर इन्वर्स बन जाए, यानी कि यहाँ पर जो ए ट्रांसपोज है वो किसका काम कर रहा है दोस्तों, ए इन्वर्स का काम कर रहा है, तो इस केस में ये एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाती है। देखिए आपकी मेरी जो एलटी के लिए मैंने मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट की जब सीरीज स्टार्ट की थी, तो मैंने वहाँ पर सबसे पहले आपकी मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स पार्ट 1 निकाला। वहाँ पर मैंने जितनी भी टाइप की मैट्रिक्स होती हैं उनके बारे में बहुत अच्छे से बताया। आप चाहें तो वीडियो को देख सकते हैं, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का मतलब यही होता है कि जब ए इंटू ए ट्रांसपोज बराबर आई होता है, वैसे क्या होता है बताइए, ए इंटू ए इनवर्स बराबर आई होता है। तो इस केस में जो आपका ए ट्रांसपोज है वो ए इनवर्स की तरह काम करता है, तो वो मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाती है। ओके, अब देखिए इसी तरीके से अगला जो क्वेश्चन है, इफ ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन ए इनवर्स बराबर। तो अभी मैंने आपको बताया कि ए इनवर्स, अभी आपको बताया कि ए इंटू ए ट्रांसपोज बराबर आई होता है किसमें, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में, यानी कि जो ए ट्रांसपोज है वो ए इनवर्स का काम करता है। तो ए ट्रांसपोज बराबर आपका क्या होगा, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज। देखिए कितने सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, इफ डी बराबर है डायगोनल। डायगोनल का मतलब है कि कोई डायगोनल मैट्रिक्स है और जहाँ पर डी आई डज नॉट इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल, एंड देन डी इनवर्स निकालना है। तो देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि यहाँ पर डी आई डज नॉट इक्वल्स टू 0 है, यानी कि आपकी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। देखिए एक डायगोनल मैट्रिक्स इस तरीके की हो सकती है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। ये कैसे होगी, ये ऐसे होगी। ठीक है, ये आपका होगा D1, ये सब होंगे 0। ठीक है, इसके बाद 0, फिर ये होगा D2 और ये होंगे सारे के सारे 0, फिर 0 0, फिर D3, ऐसे 0 0 0 चले जाएंगे। ठीक है ना, और इस तरह से लास्ट में क्या हो जाएगा, 0 0 से लेकर आपका कितना हो जाएगा, DN हो जाएगा। ठीक है, ये इस टाइप की आपकी मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल है। ठीक, आपको डी इनवर्स निकालना है। अब आप बताइए दोस्तों, इनवर्स निकालना आता है ना, इनवर्स कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, सभी लोगों को पता है। ए इनवर्स बराबर क्या होता है, ये होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए।
होता ही नहीं होता है। तो भाई इसका इन्वर्स कैसे हो जाएगा भाई, डी इन्वर्स कैसे निकालेंगे, तो डी इन्वर्स बराबर हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ डी अपॉन मॉड ऑफ डी, ठीक है ना। तो डी इन्वर्स बराबर होगा आपका एडजॉइंट ऑफ डी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ डी, ठीक है भाई। चलो ठीक हो गया। अब एक काम करता हूँ, मैं इसको मिटा देता हूँ वरना लंबा हो जाएगा यहीं पर, ठीक है। चलो देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको इस क्वेश्चन को करके, ठीक है। अब आप थोड़ा सा आपके पास कॉपी पेन है अच्छे से, तो आप इसको अच्छे से सॉल्व करने का प्रयास करिए। देखिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए होगा, पहले मुझे चाहिए होगा मॉड डी। देखिए मॉड डी क्या हो जाएगा बताइए, इसका डिटरमिनेंट मैं निकालूंगा, कैसे निकलेगा, इसके रिस्पेक्ट में खोलेंगे, खोलते चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, D1 D2 से लेके DN, ये तो होता ही है, यानी ये इसका प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, होता ही यही है, ठीक। तो आपका इसका डिटर्मिनेंट आप निकाल लेंगे, मॉडुलस ऑफ डी निकाल लेंगे, यानी इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो इसके प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपको निकालना है देखिए एडजॉइंट ऑफ डी। एडजॉइंट ऑफ डी कैसे निकालते थे आपको याद होगा, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, सबके कोफैक्टर निकालते हैं, ठीक है ना। तो कोफैक्टर कैसे निकाले जाते हैं बताइए, इसके रिस्पेक्ट में छोड़ेंगे, ठीक है ना, पहले के रिस्पेक्ट में। तो पहले का क्या हो जाएगा बताइए, पहले का कोफैक्टर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, देखिए इन सब का प्रोडक्ट हो जाएगा। तो इन सब का प्रोडक्ट क्या हो गया बताइए दोस्तों, D2 D3 से लेके आपका DN, ओके। बाकी के क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, ठीक। इसी तरह से इस वाले का जीरो होगा, और फिर आप इसका निकालेंगे D2 का, तो क्या हो जाएगा, D2 को छोड़ के बाकी सब, यानी हो जाएगा D1 D2 से लेके आपका DN, ठीक है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। मैं ये काम करता हूँ, यहाँ पर इसको लिख देता हूँ, इस वाले को पार्ट को मैं मिटा देता हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए आपको एडजॉइंट अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। इट इज़ अ ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, ठीक है। तो आपने क्या करना है, कोफैक्टर मैट्रिक्स में आपके सामने निकालना, उसका ट्रांसपोज भी मैंने कर दिया है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एडजॉइंट ऑफ डी बराबर हो जाएगा, देखिए इस तरीके का आएगा कुछ, ये आएगा आपका D2 D3 से लेके DN, ठीक है। बाकी सब होंगे 0 0 0 0, ठीक है। बीच वाला होगा 0, फिर आपका क्या होगा D2, यहाँ पर D2 था तो D2 छोड़ के क्या हो जाएगा D1 D3 से लेके DN, और बाकी सब 0। फिर ऐसे ही चलता रहेगा, लास्ट में क्या होगा भाई, DN नहीं होगा और DN-1 हो जाएगा, ठीक है, DN-1, ठीक। अब आप क्या करेंगे, इसको किससे डिवाइड कर देंगे, मॉड ऑफ डी से आप इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जब मॉड ऑफ डी से डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डी इनवर्स मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर देखें आप इसको, जब आप इसको डिवाइड करेंगे, अब आपको पता है कि भाई अभी हमने निकाली थी मॉड ऑफ डी की क्या वैल्यू निकाली थी, D1 D2 D3 से लेके DN, ये वैल्यू निकाली थी। अब आप जरा इसको डिवाइड करिए, तो डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए, डी इनवर्स क्या आ जाएगा, आप इसको डिवाइड करिए, D1 D2 D3 से डिवाइड करिए, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बच जाएगा, बस 1/D1, क्योंकि इसमें D1 नहीं है ना, 0, और बाकी सब क्या होंगे 0। इसी तरह से दूसरे वाले में क्या बचेगा बताओ, 1/D2, ठीक है 0। फिर ऐसे ही चलता रहेगा, उसमें क्या बच जाएगा बताओ, 1/DN, ओके। अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि उस टाइप की फॉर्म में हमने लिखा था, कैसे लिख देंगे, डायगोनल वाली फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा डी इनवर्स इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा डायगोनल, ठीक है ना। डायगोनल में आपका क्या हो जाएगा, 1/D1 मतलब D1 इनवर्स, ये हो जाएगा D2 इनवर्स, क्योंकि बाकी सारे तो 0 है ना, और लास्ट में क्या आ जाएगा, DN इनवर्स, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान में रखनी है, ये सारे के सारे के नॉन जीरो, क्योंकि 1/D तो नॉट डिफाइंड होता है। तो यहाँ पर इस चीज़ में ध्यान इसीलिए लिखा हुआ है कि भाई जो DI डज नॉट इक्वल टू 0, तो बस D इनवर्स बराबर हो गया डायगोनल ऑफ, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं, तो बहुत सिंपल है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, ओके। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, इफ़ ए एंड बी आर टू इन्वर्टेबल मैट्रिक्स देन इन्वर्स ऑफ ए बी इज इक्वल टू। देखिए बहुत सिंपल है, अगर दोनों के दोनों इन्वर्टेबल मैट्रिक्स हैं तो जो ए बी का इन्वर्स होता है वो होता है दोस्तों, इसको अपने ध्यान में रखना है, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, ठीक है ना। ये आपका रिवर्सिबिलिटी का भी लॉ है, तो बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स के बराबर ये होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। इसी तरह से अगर ए बी सी इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, तो जब 3 का केस आएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, ए बी सी का इन्वर्स है तो वो क्या हो जाएगा, देखिए अगर आप चाहो तो इसको आप 2 मैट्रिक्स को एक मान लो, तो ये हो जाएगा देखिए बी सी का इन्वर्स, ठीक है ना, इंटू ए इनवर्स, क्योंकि आप क्या करेंगे, ए बी का इन्वर्स है तो क्या होता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स बी सी। अब बी सी भी आपके 2 हैं तो आपका क्या हो जाएगा भाई, इसमें भी वही वाला रूल लगेगा, तो हो जाएगा सी इनवर्स
बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है ना। तो सी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स, जस्ट आपने क्या करना है, उल्टा कर देना है, ठीक। तो यहाँ पर इस तरह से देखा जाए तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। ओके, इसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन, ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए बी बराबर ए एंड बी ए बराबर बी। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। देखिए ए बी बराबर है ए, ठीक है, और साथ में आपको क्या दे रखा है, बी ए बराबर दे रखा है बी। ठीक हो गया, चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैं एक काम करता हूँ, ठीक है, ए से मैं इसको प्री मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो देखिए क्या हो जाएगा, ए इंटू बी बराबर हो जाएगा ए इंटू ए, ठीक है। माने साथ में यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ भी लगा दिया, ठीक है, एसोसिएट हो गए। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है। हमने क्या किया यहाँ पर, हमने एसोसिएटिव लॉ को लगा दिया, ठीक है ना। साथ में एक चीज़ और भी करनी होगी, थोड़ा सा यहाँ पर दोस्तों हम एक चीज़ के लिए मैं थोड़ा सा इसको सही कर लेता हूँ। हमने इसको प्री मल्टीप्लाई नहीं करना था, पोस्ट मल्टीप्लाई करना था। थोड़ा सा एक चीज़ गलत हो गई, इसको सही कर लेते हैं। क्या करना होगा, हम एक काम करेंगे, ए से हम इसको प्री मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर मैंने गलती कर दी, ए बी ए करेंगे, ठीक है। यहाँ से हमने इसको पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, मैंने वहाँ आगे से कर दिया था, तो कोई बात नहीं। अब एक काम करते हैं, एसोसिएटिव लॉ लगाते हैं, इनको साथ में ले लेते हैं। हुआ क्या, मैंने ए से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब आप बताइए, जो बी ए है, बी ए की वैल्यू है बी, तो ये हो जाएगा ए बी बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखिए ये ए है, ये आपका ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर बराबर आ गया ए। ओके, तो ए बी यानी ये दोनों बराबर हैं, तो ए बराबर ए स्क्वायर। तो जब ए बराबर ए स्क्वायर होता है तो ए का मतलब क्या होता है, वो आइडेम्पोटेंट होता है, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, दूसरे वाला भी प्रूफ कर सकते हैं। दूसरे वाले को भी कैसे करेंगे, देखिए पहला केस तो निकल आया, अब इसी तरीके से बताइए। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, अब हम करेंगे यहाँ से स्टार्ट। तो देखिए यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूँगा तो ये हो जाएगा बी ए बराबर बी है, ठीक हो गया, बी ए बराबर है बी। अब मैं एक काम करता हूँ, इस पर भी मैं क्या करता हूँ, बी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। कैसे, आप इसको क्या करेंगे, पोस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा बी बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसमें एसोसिएटिव लॉ लगा लीजिए, एज वी नो दैट भाई ए बी बराबर है ए, तो ये हो जाएगा बी ए बराबर हो गया आपका बी स्क्वायर। तो अगेन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो बी ए बराबर बी है और बी ए बराबर बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर बराबर भी बी है। और इसी तरह से हमने पहले प्रूफ किया था कि भाई ए स्क्वायर बराबर ए है, तो ए एंड बी बोथ आर आइडेम्पोटेंट, ठीक है ना। इस रूल को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ए एंड बी आर आइडेम्पोटेंट, ये इसका बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके बाद आता है इनवर्स ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस। एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या होता है, देखिए आप देखिए, जैसे आपकी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, जब वो क्या होता है, ए बराबर होता है ए ट्रांसपोज के, ठीक है ना। अब आप उसको बताना है कि इन्वर्स ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा। देखिए अगर आप देखें यहाँ पर एक आपकी मैट्रिक्स है, अगर आप उसका इन्वर्स लेंगे तो क्या होगा, तो देखिए ए इन्वर्स का ए ट्रांसपोज का इन्वर्स क्या होगा, बताइए। ए ट्रांसपोज का इन्वर्स आपको बताना है कि वो किसके बराबर होगा, द इन्वर्स ऑफ सिमेट्रिक। तो एज वी नो दैट कि भाई हम इसको क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एज वी नो दैट कि भाई जो ए ट्रांसपोज है वो तो आपका किसके बराबर है, वो है आपका ए के बराबर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए इन्वर्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको करेक्ट करना चाहूँगा स्टार्टिंग से। देखिए आपको क्या करना है, आपको दिया हुआ है द इन्वर्स ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस। देखिए पहले तो हमें समझ में आना चाहिए कि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है वो क्या होती है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब होता है कि जब ए ट्रांसपोज बराबर ए के होता है, ठीक है। पहले इस चीज़ को सही कर लेते हैं, ए ट्रांसपोज बराबर है ए के, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि द इन्वर्स ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसका इन्वर्स क्या होगा, ठीक है। तो अगर हम देखें, लेट सपोज करो मैं ए इन्वर्स लेता हूँ, तो ए इन्वर्स का ट्रांसपोज मैं चेक करने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा जरा चेक कर लेते हैं। तो ए इन्वर्स का ट्रांसपोज, देखिए ए इन्वर्स का ट्रांसपोज क्या होगा, एज वी नो दैट कि भाई हम इनको क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इंटरचेंज कर सकते हैं। तो इंटरचेंज करेंगे तो ए डैश का इन्वर्स हम इसको लिख सकते हैं। एज वी नो दैट कि भैया ए डैश तो बराबर ए है, तो ये हो जाएगा ए इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ए इन्वर्स का जो ट्रांसपोज है वो भी ए इन्वर्स आया, तो हैंस ये भी आपकी क्या होती है, सिमेट्रिक होती है। बस इसको हमने देखना था, यानी कि इन्वर्स ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द इन्वर्स ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स इज। देखिए अभी हमने पढ़ा था कि जो एक डायगोनल मैट्रिक्स होती है उसका इन्वर्स
क्या होता है, ठीक है। अभी हमने जैसे डी इनवर्स के बारे में पढ़ा था कि आपके जो डी इनवर्स था वो आपका क्या था बताइए, ये था डायगोनल ऑफ डी वन इनवर्स डी टू इनवर्स से लेके आपका कितना था, डी एन इनवर्स था नहीं था। तो भाई आपका क्या होना चाहिए बताइए। देखिए इन्वर्स ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स, एक आपका डायगोनल मैट्रिक्स है, अगर हम उसका इन्वर्स निकालने का प्रयास करेंगे तो वो क्या आएगा, क्योंकि देखिए आपने इन्वर्स ऑफ अ डायगोनल, देखिए इन्वर्स ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स इज ऑल्सो अ डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, इस तरह से इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सी होगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जो एक डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है ना, और डायगोनल मैट्रिक्स का हमने इन्वर्स निकाला था, वो भी अगेन आपकी क्या आई थी, एक डायगोनल मैट्रिक्स आई थी। तो एक डायगोनल मैट्रिक्स का जो इन्वर्स होता है वो भी आपका क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स होता है। बस इस चीज़ को ध्यान में रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एन इज अ एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि ये नेचुरल नंबर है सारे के सारे, तो आपको बताना है ए एन इज ऑल्सो, ठीक है। तो भाई अब फिर से बात हो गई, भाई पहला क्वेश्चन की तरह होगा कि भाई अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी कि ए ट्रांसपोज अगर ए के बराबर है, तो आपको बताना है कि ए की पावर एन का क्या हिसाब होगा। तो ए की पावर एन का ट्रांसपोज करके देख लेते हैं। तो अगर ए की पावर एन का ट्रांसपोज भी अगर ए की पावर एन के बराबर आ गया तो वो भी आपकी क्या होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो देखिए ए की पावर एन को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ए इंटू आपका कितना हो गया, लेकर कहाँ तक जाएगा, एन टाइम्स तक जाएगा ट्रांसपोज। अभी आपको पता है ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज से लेकर आपका एन टाइम्स, एज वी नो दैट, क्योंकि ये आपकी सिमेट्रिक है तो ये हो जाएगा ए इंटू ए से लेकर कहाँ तक हो जाएगा, एन टाइम्स तक। सो हेंस इट इज इक्वल्स टू ए की पावर एन। तो ए की पावर एन का ट्रांसपोज ए की पावर एन के बराबर आ गया। तो ये भी दोस्तों आपकी क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, इसके बाद अगला देखिए, इफ ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर देन ए की पावर एन इज। देखिए आपको दे रखा है कि यहाँ पर एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी कि जो ए का ट्रांसपोज है वो माइनस ऑफ ए के बराबर है, ठीक है ना। स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि ए का ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए के बराबर है, ठीक है। आपको बताना है कि ए की पावर एन का क्या हिसाब रहेगा इस बार, ठीक है। तो अब आप देखिए ए की पावर एन है, देखिए एन तो पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन यहाँ पर एन की क्या वैल्यू हो सकती है। देखिए सपोज करो एन यहाँ पर आपका दो इंटीजर हो सकते हैं, या तो एन इवन होगा या तो एन आपका क्या होगा, ऑड होगा, ठीक है। अब एन अगर इवन है तो केस क्या होगा, देखिए आपको दे रखा है ए की पावर एन का ट्रांसपोज, ठीक है। अगर देखिए ए की पावर एन का ट्रांसपोज है तो ये हो जाएगा, देखिए क्या, जैसे कि मैंने आपको बताया ए इंटू ए से लेकर आपका क्या हो जाएगा, एन टाइम्स ट्रांसपोज। तो अब आप ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज अप टू एन टाइम्स, यानी कि ये होगा माइनस ए इंटू माइनस ए इंटू माइनस ए अप टू एन टाइम्स। अब देखिए अगर ये एन आपका इवन है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, ए ऑफ कोर्स। और अगर ये ऑड है, अगर इसकी वैल्यू ऑड है तो यानी माइनस माइनस माइनस, अगर आप माइनस को अगर आप ऑड टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि जब n की वैल्यू इवन होती है, जब n की वैल्यू इवन होती है तो आप ये आपका क्या होता है, a के बराबर होता है, ठीक है ना, यानी कि a की पावर n के बराबर होता है। लेकिन जब ये यहाँ पर ऑड है तो ये माइनस a की पावर n के बराबर होता है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर मैंने ए की पावर एन नहीं लिखा था, ठीक है, इसको आप देख लेंगे। ए की पावर एन के बराबर होता है और जब ये ऑड होता है तो माइनस ए की पावर एन के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये है कि जब एन इवन है तो ए की पावर एन आपका सिमेट्रिक है, लेकिन जब एन ऑड है तो ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। तो इस तरीके से देखा जाए तो कोई भी ऑप्शन इसका राइट नहीं है, तो डी इसका राइट आंसर होना चाहिए। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों जो कि बिल्कुल वैसा ही है, इफ ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड एन इज अ ऑड पॉजिटिव इंटीजर। जब ये ऑड पॉजिटिव इंटीजर होता है तो अब भी मैंने आपको बताया कि अगर ये ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो ए की पावर एन का जो डैश होगा वो आपका किसके बराबर होगा दोस्तों, ये होगा माइनस ऑफ ए की पावर एन के बराबर। क्यों, क्योंकि ए को आप ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ए को आप ऑड टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑफकोर्स क्या आएगा, माइनस जो भी आपका ए है और जो भी उसकी पावर होगी, ठीक है ना, ऑड पावर ही आएगी और माइनस आ जाएगा आगे से। तो यहाँ पर ये किसकी तरह काम कर रहा है दोस्तों, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरह काम करेगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इफ ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड एन इज अ इवन पॉजिटिव इंटीजर। अब भी आपको बताया अगर इवन होगा तो क्या होगा, उस केस में ए की पावर जो एन है उसका जो
आपका ट्रांसपोज है वो आपका किसके बराबर हो जाएगा, ए की पावर एन के बराबर हो जाएगा, यानी कि वहाँ पर आपका ए की पावर एन का ट्रांसपोज बराबर ए की पावर एन, यानी कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरह ये काम करेगा। ठीक है ना। इसके बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, पहले मैं इसको एक काम करता हूँ, इरेज कर देता हूँ सबको। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ए बराबर है ए आई जे इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, देन ए आई आई बराबर। देखिए, आपको इस ध्यान में रखना चाहिए कि जैसे कि अभी हमने बताया, एक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होती है, जब ए का ट्रांसपोज बराबर होता है माइनस ऑफ ए। अगर हम इसको थोड़ा सा अगर अंदर एलिमेंट की भाषा में देखें तो ए आई जे बराबर होता है माइनस ऑफ ए जे आई के। ठीक है ना, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, एक तो ट्रांसपोज भी कर रहे हैं और आप आगे से क्या लगा रहे हैं, माइनस भी। तो ट्रांसपोज में होता है क्या है कि भाई जो आपकी आई जेथ एंट्री है वो जे आई एथ एंट्री में कन्वर्ट हो जाती है, यानी जो रो है वो कॉलम बन जाती है और कॉलम है वो रो बन जाती है। ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर जे को आई से रिप्लेस कर दूँ, जे बराबर मैं आई लिख दूँ, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा ए आई आई बराबर हो जाएगा माइनस ऑफ ए आई आई। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि इधर चला जाएगा तो ट्वाइस ऑफ ए आई आई बराबर 0, तो ये हो जाएगा ए आई आई बराबर 0। तो ए आई आई बराबर 0 का मतलब क्या है कि A11, A22, A33 ये सब के सब क्या होंगे, 0 होंगे। तो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल के सारे एलिमेंट हमेशा क्या होते हैं, 0 होते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है कि इफ़ aij is a skew symmetric matrix of order n, then aii बराबर आपका क्या होगा, 0 होगा फॉर ऑल i is equals to 1 2 से लेके। ठीक है ना। तो यानी A11 A1, तो जो डायगोनल एलिमेंट है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के, वो आपके हमेशा क्या होते हैं, 0 होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको आपने ध्यान में रखना है। ओके। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इफ़ ए एंड बी आर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, देन आपको बताना है कि इट इज़ पॉसिबल इफ़। देखिए, आपको क्या रखा है भाई, ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर, आपके सामने फॉर्मूला लगा दिया। अब आप इसको चेक कर लीजिए। देखिए, ए प्लस बी का स्क्वायर की जगह पे आप 2 बार मल्टीप्लाई करिए। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, पहले आप इसको मल्टीप्लाई करिए, ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, फिर हो जाएगा ए बी प्लस इसके बाद आ जाएगा बी ए प्लस बी स्क्वायर। नाउ वी नो दैट कि भाई ए बी एंड बी ए जनरली आर नॉट इक्वल, दैट्स वाई हमने इसको अलग अलग लिखा है। ठीक है ना। तो अब आप देख सकते हैं कि भाई जब ए बी और बी ए दोनों बराबर हो जाएंगे, जब ए बी बराबर बी ए होगा, तो उसी केस में आपका क्या हो जाएगा, हम बी ए की जगह पे ए बी लिख देंगे और हमारे सामने ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये पॉसिबल कब है, जब ए बी बराबर क्या हो, बी ए हो, तभी जाके दोस्तों ये पॉसिबल है। ओके। तो आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल से क्वेश्चन मैंने यहाँ पर रखे हैं ताकि आपको मैट्रिक्स की जो बेसिक नॉलेज है वो आपको हो जाए और आपके बेसिक से क्वेश्चन आपके हो जाएं। ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, हमेशा हायर क्वेश्चंस की ओर नहीं जाना चाहिए, कभी कभार ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ठीक है ना। कभी कभार आपको इसको भी सॉल्व करना चाहिए। ठीक है। इसके बाद आता है इफ़ ए बराबर देन द ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रेस का मतलब क्या होता है दोस्तों, जितने भी आपके डायगोनल है, यानी प्रिंसिपल डायगोनल है, कहने का मतलब है, ध्यान में रहे कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसके जितने भी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का जो सम होता है उसको हम ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पर जो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स है वो क्या हो जाएगा, 1 + 7 + 9, इसको ध्यान में रखना है। और यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा, 17। तो 17 इज द राइट आंसर। ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ट्रेस ऑफ ए। अभी मैंने आपको बताया कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सारे डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो बताइए उसका ट्रेस क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 0। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इफ़ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन एडजॉइंट ऑफ ए बी की वैल्यू को आपने बताना है कि इन चारों के बराबर में से कौन सी होगी। देखिए, अगर आप बात करें, देखिए मैं यहाँ पर इस फॉर्मूले का यूज़ करूँगा, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ठीक है ना, यानी मॉड ऑफ ए इंटू आई, इसको आपने ध्यान में रखना है, या फिर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। ठीक है ना, इसको आपने ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर मैं यही करूँगा। देखिए, अगर मैं जस्ट ए को ए बी से रिप्लेस कर दूँ तो देखिए दोस्तों क्या होगा, ये हो जाएगा ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी बराबर हो जाएगा मॉड ऑफ ए बी इंटू आई। ठीक है। यहाँ पर मैं इस फॉर्मूले का उपयोग करने वाला हूँ। ठीक है ना। तो अब मैं एक काम करूँगा, देखिए थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल वाला क्वेश्चन है। मैं एक काम करता हूँ, एडजॉइंट ऑफ ए बी है ना, इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए से। देखिए, हमें आंसर पहले से ही पता है कि इसकी वैल्यू आती है एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, लेकिन मैं आपको प्रूफ करके दिखाना चाहता हूँ। मैं क्या करूँगा कि इसकी वैल्यू यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ
देखिए ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होता है मॉड ऑफ ए इंटू आई, तो ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी बराबर मॉड ऑफ ए बी इंटू आई होना चाहिए। लेकिन मैं काम करता हूँ, इसको रिप्लेस कर देता हूँ इससे। अगर मैं इन यहाँ पर इसको रिप्लेस करने पर अगर यही वैल्यू आ गई तो इसका मतलब ये और ये दोनों वैल्यू बराबर होंगे। समझ रहे हैं ना इस कॉन्सेप्ट को? तो इस कॉन्सेप्ट के अनुसार देखिए क्या हो जाएगा, मैंने क्या करना है, ए बी एडजॉइंट ऑफ ए बी की जगह पे मैं कोशिश करता हूँ कि एडजॉइंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए ये रख के देखता हूँ। तो देखिए क्या होगा, होगा क्या, देखिए यहाँ पर लगेगा एसोसिएटिव लॉ। देखिए जब एसोसिएटिव लॉ लग जाएगा तो ए इंटू ये हो जाएगा। देखिए काफ़ी अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों, और इसी तरीके से ये क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए ये b इंटू एडजॉइंट ऑफ b, b इंटू एडजॉइंट ऑफ b क्या हो जाएगा, देखिए मॉड ऑफ b इंटू आई। तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ b, मॉड ऑफ b तो आपका एक नंबर है, तो मॉड ऑफ b इंटू ये इसको हम बाहर ले सकते हैं, तो ये बच जाएगा a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज नथिंग बट मॉड ऑफ a। मॉड ऑफ a इंटू कितना हो जाएगा आई, आई तो बाहर से रहेगा ही, ठीक है ना। तो अब आप बताइए मॉड ऑफ b इंटू मॉड ऑफ a कैन बी रिटन एज मॉड ऑफ ए बी, तो मॉड ऑफ ए बी इंटू आई। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये आ गया ना, एडजॉइंट ऑफ ए बी बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब कोई यहाँ पर ये मत कहना एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ बी, क्योंकि अगर यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए आ जाता तो फिर कोई फ़ायदा नहीं मिलता, क्योंकि हम एसोसिएटिव लॉ नहीं लगा सकते, ठीक है ना। एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। कम्यूटेटिव लॉ हम अपने मन से नहीं लगा सकते, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जनरली आर नॉट कम्यूटेटिव विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ओके। तो यहाँ पर आप इसको ध्यान में रखेंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन, इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n एंड K इज अ स्केलर देन एडजॉइंट ऑफ K। देखिए हमने उसी कॉन्सेप्ट का मैं दोबारा से उपयोग करूंगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, KA इंटू एडजॉइंट ऑफ K क्या होगा, अभी जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था इसकी वैल्यू होगी मॉड ऑफ KA इंटू आई, होगी ना, वही होगी, ठीक है। अब आप एक काम करिए, देखिए यहाँ पर देखिए KA इंटू एडजॉइंट ऑफ KA बराबर हम लिख देंगे, देखिए क्योंकि यहाँ पर ये डिटर्मिनेंट है तो जब हम K कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों बाहर, K की पावर n, क्योंकि A इज अ मैट्रिक्स ऑफ n क्रॉस n, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, K की पावर n हो जाएगा। आप डिटर्मिनेंट के रूल तो जानते ही हैं, ठीक है ना। जब K बाहर आएगा तो सारी रोज या कॉलम से बाहर आएगा तो K की पावर n हो जाएगा, ठीक है। अब ये K है, ये भी K है, तो K की पावर क्या हो जाएगा n, तो जाएगा A इंटू एडजॉइंट ऑफ KA बराबर हो जाएगा K की पावर n-1, K की पावर n-1 मॉड A इंटू आई, ठीक है। बस अब यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, देखिए एज वी नो दैट कि जो आपका जो मॉड ऑफ A इंटू आई होता है ये होता है A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, बस। तो ये हो जाएगा A इंटू एडजॉइंट ऑफ KA बराबर हो जाएगा K की पावर n-1। ये इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, है ना, ठीक है। तो ये आपका आ गया A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर से कंपेयर करें, देखिए A इंटू A, और देखिए अगर आप यहाँ पर से कंपेयर, क्योंकि ये तो आपका कांस्टेंट है तो ये तो हम पीछे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मैट्रिक्स नहीं है, K की पावर n-1 ये तो एक स्केलर है। तो A और A यहाँ पर से देखिए अगर हम कंपेयर करें तो जो एडजॉइंट ऑफ K है वो एक्चुअली K की पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ A के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर से देखिए अगर ध्यान में रहे कि जो ये A और ये जो A है, क्योंकि ये जो K है ना स्केलर है, मैं काम कर सकता हूँ इसको पीछे लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैट्रिक्स नहीं है ये एक स्केलर है। तो A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इंटू K की पावर n-1, तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें, या फिर आप कोई बात नहीं आप एक काम करो A इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन हम इतना सब क्यों दिमाग लगाए, तो एडजॉइंट ऑफ KA बराबर हो जाएगा K की पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ A। तो यहाँ से देखा जाए तो इस तरीके से दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है K की पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ A, यानी C इसका ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आई होप कि आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से C इसका दोस्तों राइट आंसर है, ठीक। इसके बाद अगला जो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है,
इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये तो अभी आपको पता है कितना होता है, मॉड ऑफ ए इंटू आई। अब इसके बाद देखिए अगला, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n देन एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, फिर से वैसा ही क्वेश्चन ये आ गया है। देखिए हम लोग जानते हैं, थोड़ा सा मैं काम करता हूँ, x इंटू एडजॉइंट ऑफ x बराबर क्या होता है, क्या होता है, मॉड ऑफ x इंटू आई। ठीक है ना, ये आपका एक फॉर्मूला है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, x को मैं रिप्लेस कर देता हूँ एडजॉइंट ऑफ ए से, x बराबर अब मैंने क्या रख दिया, एडजॉइंट ऑफ ए रख दिया। ठीक है, तो क्या होगा, x की जगह पे रखना है एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर हो जाएगा मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू आई। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा ध्यान में अगर रूल का अगर आपको पता हो तो दोस्तों, एडजॉइंट ऑफ ए का जो मॉडुलस होता है ना, वो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 अगर ए इज द मैट्रिक्स ऑफ n क्रॉस n। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपकी जो इसकी वैल्यू है वो हो जाएगी मॉड ऑफ ए की पावर n-1। ठीक है, बस आपने इस रूल को आपने ध्यान में रखना है। ठीक है ना, तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ से क्या हो जाएगा, आपको वैल्यू निकालनी है एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था बस वहीं उसी कॉन्सेप्ट का हमने उपयोग करना है दोस्तों। बस थोड़ा सा यहाँ पर आपको थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन करना पड़ेगा। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर इसको मैं मॉड ऑफ ए की पावर n-2 लिख देता हूँ। ठीक है, इनटू मॉड ऑफ ए इंटू आई लिख देता हूँ। ठीक है, इससे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पर ये मॉड ऑफ ए इंटू आई मिल जाएगा, जिसकी वैल्यू क्या होती है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ओके, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, और ये आपका हो जाएगा मॉड ए की पावर n-2। बस अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर आप कंपेयर करें तो देखिए एडजॉइंट ऑफ ए तो यहाँ पर है, तो जो बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है, यानी ये तो आपका एक कांस्टेंट है तो आगे आ जाएगा, तो एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर होना चाहिए, ये होना चाहिए आपका मॉड ऑफ ए की पावर n-2 इंटू कैपिटल ए के बराबर होना चाहिए। बस इतना सा आपको थोड़ा सा दिमाग यहाँ पर लगाने की आवश्यकता थी। तो इस तरीके से देखा जाए तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है ना, तो इस तरीके से दोस्तों हम कंपेयर करते हैं और सवालों को सॉल्व करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स देन ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ए अगर आपकी सिंगुलर मैट्रिक्स है तो भाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो जाएगा, और आपको पता है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, अभी हम इस फॉर्मूले को हमने पढ़ लिया है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, तो ये हो जाएगा 0, तो इट इज़ अ नल मैट्रिक्स। ओके, तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए आपकी नल मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद ये आपसे क्या कह रहा है कि भाई ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू इतनी है, देन आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए अभी हम जानते हैं कि भाई ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, अभी आपको पता है वो होता है मॉड ऑफ ए इंटू आई, होता है ना। अब आप मुझे बताइए मॉड ऑफ ए, इसका आप मॉड निकालिए जरा, इसका मॉड क्या हो जाएगा, देखिए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है 1, तो ये तो भाई आई आ जाएगा, है ना। तो अगर ये आपका आई आ गया तो आई की वैल्यू आपकी क्या होती है, ये तो होती है 1001। ठीक है, तो अब ये आपसे कह रहा है कि इसकी वैल्यू है k इंटू, अब तो k की वैल्यू क्या होगी बताओ, कंपेयर करके बताओ क्या है, यहाँ पर ऑफकोर्स k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, बस खत्म। तो यानी ये आपका आंसर हो गया इसका 1। ओके, समझ में आया आपको, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, मॉड ऑफ ए इंटू आई होता है। आप मॉड निकालिए, इसका मॉड तो आपका 1 आ रहा है, तो बस इसका मॉड ऑफ ए, यानी सीधी बात है आपको मॉड निकालना था, मॉड की वैल्यू ही आपकी क्या है, के की वैल्यू है, तो जो मॉड की वैल्यू है के की वैल्यू, मॉड की वैल्यू 1 है तो के की वैल्यू भी 1 हो गई। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, a बराबर है 1 1 1 1, ठीक है, और आपको a की पावर n निकालना है, कुछ ही नहीं है, ये आपका क्या है, एक तरीके से मेथड ऑफ इंडक्शन पे है। आप a स्क्वायर निकालिए, a स्क्वायर क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल है, आप इसको मल्टीप्लाई करिए 1 1 1 1, देखिए कैसे होगा मल्टीप्लाई, यहाँ पर पहली रो पहला कॉलम, ये कितना हो जाएगा बताइए 2, फिर ये आपका कितना हो जाएगा 2, ठीक, और फिर इसी तरीके से ये भी हो जाएगा 2 और ये भी हो जाएगा 2, तो यहाँ पर से अगर आप 2 कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा आपका 1 1 1 1। ओके, इसी तरह से अगर आप a क्यूब निकालेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, फिर से आप जब जरा निकालिए, यहाँ पर देखिए a क्यूब निकालिए, तो a क्यूब क्या है, ये a स्क्वायर इंटू ए है। देखिए a स्क्वायर की वैल्यू थी 2 इंटू 1 1 1 1,
ओके, और फिर आपको a से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या है 1 1 1 1। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से यही आएगा, तो ये आएगा 2 इंटू 1 1 1, यानी हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 1 1 1 1, यानी कि a का क्यूब है वो है 2 का स्क्वायर इंटू 1 1 1, यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू a, ठीक है। तो a क्यूब है 2 का स्क्वायर इंटू a। तो इसी तरह से बताओ a का की पावर 4 क्या होगा, a की पावर 4 होगा 2 की पावर 3 इंटू a। तो आप बताइए a की पावर n क्या हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर डायरेक्टली कर ले रहा हूँ, बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन को हम कितने जल्दी और कितने आसानी से हम इसको कर सकते हैं। तो मैं काम करता हूँ रेस। तो ये बताइए, अभी आपके सामने आया कि भाई जब a है, a का स्क्वायर है वो आया 2 इंटू ए, और a का आपका जो क्यूब है वो आया आपका 2 इंटू ए, 2 का स्क्वायर इंटू ए, ठीक है। तो अब आप बताइए 2 का स्क्वायर इंटू ए, तो इसी तरह से आपका a की पावर n है वो कितना हो जाएगा बताइए, एक पावर कम जा रहा है ना, तो 2 की पावर n माइनस 1 इंटू ए। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स के क्वेश्चन, और काफ़ी बेसिक से क्वेश्चन थे। आई होप कि आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, लेकिन इतना आप ज़रूर समझिएगा कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप इनकी प्रैक्टिस करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और जो मैं आपके लिए क्वेश्चन से लेकर आया हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये ज़रूर एग्ज़ाम में आते हैं। कभी भी आप क्वेश्चंस को ये मत समझिए कि तो बहुत इजी है और ये नहीं आ सकता एग्ज़ाम में ना। आपको अपना बेसिक क्लियर करना है। मैथमेटिक्स आपकी तभी अच्छी हो सकती है जब आपके बेसिक्स बहुत अच्छी होंगे। अगर आप बेसिक्स बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं तो डेफिनेटली आपकी मैथमेटिक्स अपने आप ही स्ट्रांग हो जाएगी। आप हायर का मत सोचिए, पहले आप ये सोचिए कि आपके बेसिक्स कितने अच्छे हैं। अगर आपके बेसिक्स अच्छे हैं तो आपके अपने आप ही मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। हमारी गलती यही रहती है कि हम डायरेक्टली हाई लेवल का पढ़ने का प्रयास करते हैं, जबकि हमारा जो बेसिक्स होते हैं वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगी। इसके बाद भी हम और भी प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स पे, और कोशिश करेंगे कि आपको रेगुलर टाइम पर मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स हो, चाहे आपको एलटी मैथ्स की वीडियोस हैं वो लगातार आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराते रहें, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।